नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सीमांत अवशोषण एवं अंतर लागत। चैप्टर का नाम है सीमांत अवशोषण एवं अंतर लागत। अब तक हम सीमांत एवं अवशोषण लागत के बारे में बात कर चुके हैं। इनसे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके देख लिए। आज हम बात करेंगे अंतर लागत की। अंतर लागत यानी डिफरेंशियल कॉस्टिंग। कोई भी कारखाना या व्यवसाय जब अपने अधिकतम स्तर पर काम करता है तो उसको उस कारखाने की संपूर्ण कार्यक्षमता या कार्यकुशलता कहा जाता है। कोई व्यवसाय जब अपने अधिकतम स्तर पर कार्य करता है तो उसको उस व्यवसाय की संपूर्ण कार्यक्षमता या संपूर्ण कार्यकुशलता कहा जाता है। इस संपूर्ण कार्यकुशलता या कार्यक्षमता को जो है 100% क्षमता या 100% कैपेसिटी भी कहा जाता है। प्रारंभ में व्यवसाय जो है अपनी अधिकतम क्षमता से कम स्तर पर काम करता है। मान लीजिए कि व्यवसाय शुरुआत में जो है 50% कैपेसिटी पर काम कर रहा है और कुछ समय बाद जैसे जैसे व्यवसाय प्रगति करेगा, जैसे जैसे उसकी विक्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, वो अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाएगा, अपनी क्षमता को बढ़ाएगा और मान लीजिए कि कुछ समय बाद व्यवसाय ने जो है 80% कैपेसिटी पर काम करना प्रारंभ कर दिया। तो जब व्यवसाय 50% कैपेसिटी पर काम कर रहा था उस समय जो उसकी कुल लागत आ रही थी, उत्पादन की जो कुल लागत आ रही थी 50% कैपेसिटी पे, और जब उसने 80% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दिया उस समय जो उसकी उत्पादन की कुल लागत आ रही है, इन दोनों लागतों का अंतर ही अंतर लागत कहलाता है। एक स्तर पर उत्पादन की आने वाली कुल लागत और किसी अन्य स्तर पर उत्पादन की आने वाली कुल लागत का अंतर ही अंतर लागत कहलाता है। अंतर लागत विश्लेषण प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आवश्यक है। प्रबंधकीय निर्णय अंतर लागत विश्लेषण के आधार पर ही लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी के 3 कारखाने हैं। एक कंपनी के 3 कारखाने हैं। 3 कारखाने हैं। पहला है गाजियाबाद में, दूसरा है नोएडा में, तीसरा है एक है गाजियाबाद में, एक है नोएडा में, एक है अलवर में। जो कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है यूनिट्स में, वो है 20,000 यूनिट्स और अलवर वाले की है कारखाने की 10,000 यूनिट्स। जो अधिकतम उत्पादन क्षमता है वो है गाजियाबाद की 20,000 यूनिट्स, नोएडा वाले कारखाने की 20,000 यूनिट्स और अलवर वाले कारखाने की है 10,000 यूनिट्स। जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 65 रुपये, 70 रुपये और 80 रुपये। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है इन तीनों कारखानों में वो है 75 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये। इन
तीनों कारखानों की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, गाज़ियाबाद में आ रही है 4 लाख रुपए, नोएडा में आती है 5 लाख रुपए और अलवर वाले कारखाने में फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए। अब जो है 35,000 इकाइयों का उत्पादन करना है। पैंतीस हजार इकाइयों का उत्पादन करना है। बताइए किस कारखाने से कितना उत्पादन किया जाए। अब देखिए यहाँ पर निर्णय लेना पड़ेगा, प्रबंध के निर्णय का क्वेश्चन आ गया। टोटल क्षमता है तीनों कारखानों की 50,000 इकाइयों की, उत्पादन करना है 35,000 इकाइयों का। बताइए किस कारखाने से कितना उत्पादन किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के आधार पर हम निर्णय लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और गाज़ियाबाद, नोएडा, अलवर तीनों कारखानों में अगर उत्पादन किया जाए तो टोटल कॉस्ट ज्ञात करेंगे तीनों कारखानों की। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, गाज़ियाबाद में 20,000 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है, नोएडा में भी 20,000 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है और अलवर में 10,000 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है। अगर उत्पादन किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी। 20,000 इकाइयों का उत्पादन अगर गाज़ियाबाद में किया जाए तो 75 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, इंटू 75 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जो है 15 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार नोएडा में अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, 60 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय हैं, तो 12 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और 80 रुपये प्रति इकाई जो है वेरिएबल कॉस्ट है अलवर में, 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट ज्ञात करते हैं। टोटल कॉस्ट देखें तो आती है 19 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आती है 20,000 इकाइयाँ उत्पादन करने की गाज़ियाबाद में। 17 लाख टोटल कॉस्ट आती है 20,000 इकाइयाँ उत्पादन करने पर नोएडा में, और 10 लाख टोटल कॉस्ट आती है अलवर में 10,000 इकाइयाँ उत्पादन करने में। कॉस्ट पर यूनिट देख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट अगर देखी जाए तो 19 लाख में भाग लगा देंगे 20,000 इकाइयों का। 19 लाख में 20,000 इकाइयों का भाग लगाएंगे तो कॉस्ट आएगी 95 रुपये प्रति इकाई। इसी प्रकार 17 लाख में 20,000 इकाइयों का भाग लगा देंगे तो कॉस्ट आएगी 17 लाख में तो कॉस्ट आती है 85 रुपीज़ पर यूनिट। और 10 लाख रुपए में 10,000 इकाइयों का भाग लगाया जाए तो कॉस्ट आती है 100 रुपया पर यूनिट। पूछा गया है 35,000 इकाइयों का उत्पादन करना है, बताइए किस कारखाने से कितना उत्पादन किया जाए। तो जिस कारखाने की पर यूनिट कॉस्ट है सबसे कम आती है, सबसे पहले उस कारखाने में उत्पादन किया जाना चाहिए। तो 20,000 इकाइयों का उत्पादन तो किया जाना चाहिए नोएडा में। 20,000 इकाइयों का उत्पादन नोएडा में किया जाना चाहिए। और टोटल 35,000 इकाइयों का उत्पादन करना है तो 20,000 इकाइयों का उत्पादन तो किया जाना चाहिए नोएडा में। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो कम लागत आती है वो आती है गाज़ियाबाद वाली कारखाने की। तो बाकी बची हुई 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए,
गाजियाबाद में। यही हमारा आंसर होगा। पूछा गया बताइए किस कारखाने से कितना उत्पादन किया जाए, तो 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए नोएडा में और 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए गाजियाबाद में। तो इस प्रकार जो लागत विश्लेषण के आधार पर हम प्रबंध के निर्णय ले सकते हैं। अंतर लागत विश्लेषण के आधार पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में से। क्वेश्चन है, घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य है 50 रुपये प्रति इकाई। कंपनी को विदेशी क्रेता द्वारा 20,000 इकाइयों का 25 रुपये प्रति इकाई विक्रय मूल्य के हिसाब से एक आदेश प्राप्त हुआ। यानी घरेलू बाजार में उत्पाद बेचा जा रहा है 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और जो विदेशी क्रेता द्वारा जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है वो हुआ है 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य में काफ़ी अंतर है। आगे आंकड़े दिए हुए हैं। प्रेजेंट सेल्स इन यूनिट्स 1 लाख इकाइयों की बिक्री है वर्तमान में, और इन इकाइयों का उत्पादन करने में जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15 लाख रुपए की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है 5 लाख रुपए की, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 10-10 लाख रुपए के। तो 1 लाख इकाइयों के उत्पादन में जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 40 लाख रुपए की। इसमें 10 लाख का प्रॉफिट कमाया जा रहा है और जो टोटल सेल्स है वह है 50 लाख रुपए की। तो 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से भी विक्रय किया जा रहा है 1 लाख इकाइयों का। और जो ऑर्डर प्राप्त हुआ विदेशी क्रेता द्वारा वो हो रहा है 20,000 इकाइयों का 25 रुपये प्रति इकाई विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो पूछा जा रहा है अंतर लागत विश्लेषण के आधार पर बताइए कि निर्यात आदेश स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। ये निर्णय, यहाँ पर निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू बाजार में जो विक्रय मूल्य है वह है 50 रुपये प्रति इकाई, और विदेशी जो क्रेता है वो मांग रहा है 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से उत्पाद को। तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय लेने के लिए हम अंतर लागत विश्लेषण के आधार पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सेल्स इन यूनिट्स, अभी 1 लाख इकाइयों की बिक्री हो रही है, और जब निर्यात आदेश स्वीकार कर लिया जाएगा तो जो बिक्री है 1,20,000 इकाइयों की होगी। सेल्स इन रुपीज़ ज्ञात कर लेते हैं। 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से अभी जो बिक्री है वह हो रही है 50 लाख रुपए की, और 1,20,000 इकाइयों के लिए जो सेल्स होगी 1 लाख इकाइयों की 50 के हिसाब से 50 लाख रुपए, और 20,000 इकाइयों की 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए। तो जो टोटल सेल्स आएगी वो आएगी 55 लाख रुपए की। ये प्रेजेंट है, और ये इफ एक्सपोर्ट ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। वर्तमान में जो सेल है वो 1 लाख रुपए की है, और अगर निर्यात आदेश स्वीकार कर लिया जाए तो सेल होगी 1,20,000 इकाइयों की। अभी बिक्री हो रही है रुपयों में 50 लाख रुपए की, तो 1 लाख इकाइयाँ 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर स्वीकार कर लिया जाए तो बिक्री होगी 1 लाख इकाइयों की 50 रुपये के हिसाब से 50 लाख की, और 20,000 इकाइयों की बिक्री होगी 25 रुपये के हिसाब से, क्योंकि विदेशी क्रेता द्वारा 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जो है आदेश दिया गया है। तो 5 लाख रुपये की अतिरिक्त बिक्री होगी, तो कुल बिक्री हो जाएगी 55 लाख रुपये की। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 15 लाख रुपए है 1 लाख इकाइयों के लिए, तो प्रति इकाई हो रही है 15 रुपये पर यूनिट। 1 लाख इकाइयों को 15 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट कॉस्ट है 15 लाख रुपए की। 1,20,000 इकाइयों को 15 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है 18 लाख रुपए। अगर 20,000 इकाइयों का जो
एक्सपोर्ट ऑर्डर अगर स्वीकार कर लिया जाए तो टोटल सेल्स हमारी हो जाएगी 1,20,000 इकाइयों की। और 1,20,000 इकाइयों की जब उत्पादन किया जाएगा तो 15 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, सामग्री की लागत आएगी, वो आएगी 18 लाख रुपए की। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, अभी है 1 लाख इकाइयों पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, यानी 5 रुपये प्रति इकाई जो है लेबर की कॉस्ट आ रही है, श्रम की लागत आ रही है। तो वर्तमान में तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, और अगर 1,20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो 5 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखिए, कारखाने में उत्पादन किया जा रहा है तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इस लागत में तो वृद्धि आएगी क्योंकि ये परिवर्तनशील व्यय हैं। तो जितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा उसी के हिसाब से जो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो उत्पादन हो रहा है, चाहे 1 लाख इकाइयों का उत्पादन हो या फिर 1,20,000 इकाइयों का उत्पादन हो, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो तो स्थिर ही रहेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के संबंध में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में से इतने ओवरहेड्स जो है वेरिएबल हैं और इतने फिक्स्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो हम यही मानेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कारखाना ऊपरी व्यय हैं वो पूरे के पूरे स्थायी व्यय हैं। चाहे 1 लाख इकाइयों का उत्पादन किया जाए, चाहे 1,20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 10 लाख और 1,20,000 इकाइयों के उत्पादन पर भी 10 लाख रहेंगे। इसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी स्थायी हैं, 10 लाख के रहेंगे, चाहे इकाइयों का उत्पादन 1 लाख हो या 1,20,000 की इकाइयों का उत्पादन किया जाए। अब जो टोटल कॉस्ट आएगी, जो टोटल कॉस्ट आएगी 40 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है 1 लाख इकाइयों के उत्पादन पर, और 24 और 20 44 और 44 लाख रुपए की लागत आ रही है 1,20,000 इकाइयों के उत्पादन पर। तो देखा जाए तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, जो अंतर लागत विश्लेषण है, इसमें अंतर देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो हम जो विश्लेषण कर रहे हैं अंतर का, वो विश्लेषण वृद्धि का भी हो सकता है, कमी का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बिक्री में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहाँ पे हो रहा है। अगर डिफरेंशियल कॉस्टिंग के अंतर्गत हम विश्लेषण करें तो यहाँ पे सेल्स में जो है रेवेन्यू जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है रेवेन्यू में। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो रहा है 55 लाख माइनस 50 लाख। 55 लाख में से 50 लाख वर्तमान में है, और अगर 1,20,000 इकाइयों का आदेश स्वीकार किया जाए, अगर 20,000 इकाइयों का ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए तो बिक्री हो जाएगी 55 लाख की। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो 5 लाख का है। इसी प्रकार हम देखें डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, जो लागत का अंतर कितना आ रहा है। अगर 1 लाख इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो लागत आती है 40 लाख रुपए की, जो कि वर्तमान स्थिति है, और अगर 20,000 इकाइयों का अतिरिक्त ऑर्डर अगर आदेश अगर स्वीकार किया जाए तब लागत आती है 44 लाख रुपए की। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट आ रही है 44 लाख माइनस 40 लाख, डिफरेंशियल कॉस्ट आ रही है 4 लाख रुपए की, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 5 लाख रुपए का। तो अगर ये आदेश अगर स्वीकार किया जाए तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपए का, यानी कि लाभों में 1 लाख रुपए से वृद्धि हो जाएगी अगर ये आदेश स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहे हैं
10 लाख रुपए के। वर्तमान में जो लाभ कमाया जा रहा है वह है 10 लाख रुपए का, और अगर 20,000 अतिरिक्त इकाइयों का अगर आदेश स्वीकार किया जाए, निर्यात आदेश अगर स्वीकार किया जाए, तो लाभ कमाया जाएगा 11 लाख रुपए का। तो यहाँ पर लाभों में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए का, अतः निर्यात आदेश स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।